जय हिंद। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे साउंड के बारे में। साउंड का कौन सा चीज हम कवर किए थे, जैसे कि वेव, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, प्रोपागेशन ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और कौन सा फैक्टर जिसके ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करता है। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड का वो है इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या है? सिंपल सी बात है, देखिए साउंड का प्रोपगेशन एक डायरेक्शन में हो रहा है, उसके ऊपर एक पॉइंट समझ लीजिए, ये हो गया पॉइंट, उसके चारों तरफ एक स्क्वायर मीटर एक एरिया समझ लीजिए, ठीक है। अब एक स्क्वायर मीटर के अंदर जितना साउंड एनर्जी प्रोपागेट करेगा, मतलब इधर से उधर जाएगा, उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ओके, जैसे कि समझे इधर से एनर्जी जा रहा है, कौन सा एनर्जी? साउंड का जो वेव, उसका एनर्जी। तो पर स्क्वायर मीटर में जितना एनर्जी जा रहा है वही इंटेंसिटी। सिंपल सी बात है। अब इसको याद रखने की सबसे आसान तरीका है कि इसका एसआई यूनिट आप याद रखिए। सो एसआई यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी वो क्या है? वाट पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी मदद से आप इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है ये आपको याद रखना आसान हो जाएगा। क्या है? वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब वाट एनर्जी का यूनिट है और पर स्क्वायर मीटर में जितना एनर्जी जा रहा है, बस वही इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है लाउडनेस। अब लाउडनेस ऑफ साउंड क्या है? सिंपल सी बात है, इंटेंसिटी और लाउडनेस में ज्यादा कोई फर्क नहीं, एक ही चीज है, बस सुनने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि लाउडनेस ज्यादा है या कम है। जैसे कि जिसका कान बहुत ही अच्छा है, नॉर्मल है, उसके लिए नॉर्मल सा जो लाउड ज्यादा लगेगा, कान का सेंसिटिविटी जो ठीक है, उसके लिए एक इंटेंसिटी वाला साउंड जो लाउडनेस लगेगा। दूसरा इंसान जिसका यार का कान का इंटेंसिटी उसके कम है, वही साउंड उसको कम लाउडनेस लगेगा। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे कि कोई गाना बज रहा है एक्सबॉक्स में, अब ये गाना चारों तरफ जा रहा है एक ही पोजीशन में, एक ही डिस्टेंस में, दो इंसान खड़ा है, नंबर 1 नंबर 2। अब ये समझिए कि ओल्ड इंसान और ये जो है यंग, समझिए इसका जो एयर है वो ठीक ठाक है, नॉर्मल है, और इसका सुनाई का शक्ति जो है वो कमजोर हो चुका है। तो ये जो साउंड जा रहा है इसके लगेगा, इसको हिसाब से लगेगा कि इसका लाउडनेस कम है, और इसको हिसाब से लगेगा कि इसका लाउडनेस ज्यादा है। वह ठीक है। तो देखिए एक ही डिस्टेंस में लिया है हम, क्यों? क्योंकि ये अगर एक ही डिस्टेंस में होता, इससे ज्यादा दूर, तो इसके लिए भी लाउडनेस कम लगता है। हालांकि समझिए कि इसका ईयर कान जो है वो भी ठीक है। तो डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि लाउडनेस कितना होना चाहिए, कितना होता है। अब देखिए लाउडनेस का जो यूनिट है वो है बेल, ठीक है। और बेल जो है ये बड़ा यूनिट है, और इसका छोटा यूनिट यूज होता है डेसिबल। और डेसिबल जो है वो कितना है? 1/10 ऑफ बेल, मतलब बेल का जो बेल से 10 गुना कम, ये है डेसिबल होता है, ठीक है। अब देखिए कौन सा साउंड का कितना लाउडनेस होता है। लाउडनेस से हम मेजरमेंट करते हैं सोसाइटी में, जितने सारे एनवायरनमेंट में जितने सारे आवाज होते हैं, उसका लाउडनेस डेसिबल से कंपेयर, मतलब यूनिट मेजरमेंट किया जाता है। 64 या समझ ले 65 डेसिबल, ये जो साउंड है ये इसका नॉर्मल लाउडनेस लेवल है। इसमें यही मतलब ज्यादातर जो साउंड है उसका लाउडनेस लेवल, हम जैसे कि बात करते हैं नॉर्मल कन्वर्सेशन, उसका जो लाउडनेस होता है वो 65 या 64 डेसिबल होता है। और जो धीरे धीरे बात करते हैं उसका लाउडनेस बहुत कम होता है, तो उसका समझ लिए 20 के आसपास होता है। और अगर लाउडनेस लेवल 85 डेसिबल या फिर उससे ज्यादा हो जाए
तो उसका हमारा कान पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और समझिए कि 105 डीबी, जैसे कि जो क्रैकर होता है, बाजी पटका, ये सब होता है ना, उसका लाउडनेस बहुत ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ट्रेन में जो हॉर्न होता है, सायरन मरता है, उसका लगभग 110 डीबी हो जाता है। मतलब ये भी ज़्यादा है। मतलब हम लोगों के लिए, हमारे कान को लिए जो सुनने का जो क्षमता है वो उससे कहीं गुना ज़्यादा है। मतलब सुनाई तो देता है, लेकिन हमारे कानों के ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। ये भी जो बाजी हम पटका जो दिवाली में ये करते हैं, आवाज़ करता है, वो भी हमारे हेल्दी अनहेल्दी है। और 80 डेसिबल इसके बीच में जो होता है वो हमारे लिए हेल्दी साउंड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके ऊपर जो जाता है उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारा एयर के ऊपर, कानों के ऊपर। इसलिए जो कोट होते हैं, कोट हुआ वो 90 डेसिबल के ऊपर जितना भी बाजी पटका होता है उसका जो आवाज उसको बैंड किया था, हालांकि फिर भी चल रहा है। अब देखिए साउंड का जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पिच। पिच मतलब स्ट्रिलनेस और शार्पनेस को हम जब बात करते हैं या फिर दूसरा कोई साउंड है उसका शार्पनेस कितना है, ज्यादा है या कम है। ज्यादा है मतलब पिच ज्यादा है। क्यों होता है? साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसका स्ट्रिलनेस, शार्पनेस बहुत ज्यादा होता है। और अगर कम है फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के साथ ये डिपेंडेंट है। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत ज्यादा पिच, कम फ्रीक्वेंसी मतलब कम पिच, ये होता है। जैसे कि समझिए कि वोमेन वॉइस और मेन वॉइस। मेन वॉइस जो है उसका पिच जो कम है इसलिए भारी भरकम लगता है, और वुमेन वॉइस जो उसका जो पिच है, फ्रीक्वेंसी है वॉइस का, वो ज़्यादा है इसलिए उसका शार्पनेस और श्रिलनेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब एक अच्छे साउंड, मतलब जिस साउंड सुनने में अच्छा लगता है उसका क्वालिटी होना चाहिए, पिच होना चाहिए और लाउडनेस होना चाहिए। तो हम लोगों के मेन वॉइस में पिच कम होता है, बाकी सब ज़्यादा होता है, और उसकी कंपैरेटिव में एक वुमेन वॉइस में सब कुछ ठीक ठाक होता है। इसलिए वुमेन वॉइस ज़्यादा मधुर लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। ये एक फिजिकल रीजन है, और भी तरीका है, वो इस सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं है। तो देखिए वुमेन वॉइस जो है वो सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सब कुछ है, लाउडनेस है, इंटेंसिटी है, पिच है, सब कुछ है। और नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है क्वालिटी। एक साउंड का क्वालिटी हम कैसे पता करें? क्वालिटी क्या चीज है ये देखिए, सिंपल सी बात है। समझिए कि एक साउंड है, दो साउंड सोर्स है, ये भी एक साउंड का सोर्स है, ये भी एक साउंड का सोर्स है, और इसका जो पिच है, ठीक है, पिच मतलब फ्रीक्वेंसी, और इसका जो पिच है समझे, और इंटेंसिटी और लाउडनेस ये सब सेम है। फिर भी हमको इस दोनों सोर्स को बारे में जो डिफरेंस है वो हमको पता चलता है। कैसे? सुन के जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम कहते हैं क्वालिटी। जैसे कि समझे कि ये एक गिटार है और ये एक तबला है, ठीक है, तो दोनों का अगर सेम साउंड निकल रहा है, सेम पिच का और सेम लाउडनेस का, तब भी हम लोगों को पता चलेगा कि ये गिटार का साउंड है, ये तबला का साउंड है, ठीक है। जैसे कि दो इंसान बात कर रहे हैं तो हमको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि दोनों इंसान, जब फोन में बात करते हैं तो फोन में बात करते हैं तब भी तो दो इंसान के अलग अलग जो दोनों इंसान अलग बात कर रहे हैं, पहले एक के साथ बात किया, बाद में दूसरे के साथ बात किया, तो डिफरेंस समझ में आ जाता है ना। तो एक ही तो फोन से बात हो रहा है फिर भी समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों को वॉइस का जो क्वालिटी है वो अलग है। तो क्वालिटी क्या चीज है? दोनों सोर्स का साउंड का जो डिफरेंस, वही डिफरेंस को ही हम जिससे समझते हैं, उस समझने की जो क्वालिटी है उसको ही हम कहते हैं क्वालिटी। जिस क्वालिटी की वजह से हम समझ पाते हैं कि दोनों साउंड डिफरेंट है, ये हो गया क्वालिटी। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हो गया। अब हम बात करेंगे फेनोमेना ऑफ साउंड, मतलब साउंड की वजह से क्या क्या फेनोमेना होता है। इसमें बहुत सारे है और इस जगह से क्वेश्चन भी बहुत होता है।
तो नेक्स्ट होगा फिनोमेना ऑफ साउंड। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे फिनोमेना ऑफ साउंड। ठीक है, फिनोमेना ऑफ साउंड में फर्स्ट जो फिनोमेना के बारे में डिस्कस करेंगे वो है इको। अब इको क्या है, सिंपल एक लैंग्वेज में समझ देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यही हो गया इको। समझिए कि ये एक ऑब्जर्वर है और ये एक बड़ी दीवार है, माउंटेन है, ऐसा बड़ा कुछ जो यहाँ पे साउंड जाके रिफ्लेक्शन होके फिर से आ रहा है। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, हम लोग जब सुनते हैं ना साउंड, तब देखिए ये 1/10 सेकेंड, ये 1/10 सेकेंड के अंदर अगर दो साउंड हमारे कानों पे आए तो हम उसके दोनों साउंड के बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अगर 1/10 सेकेंड के बाद आता है तो क्या होता है कि हम डिफरेंशिएट कर पाते कि दो साउंड है। ठीक है, अब साउंड इधर से जाकर रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से इधर आ रहा है। ये जो आने और जाने का समय, ये समय 1/10 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इको सुन पाएंगे। देखिए छोटा कमरा हो तो वहाँ पे इको सुनाई नहीं देता, अगर बड़ा हॉल रूम हो तो वहाँ पे इको होता है। जैसे पहाड़ों में घूमने जाए और जोर से नाम पुकारते हैं तो बार बार रिफ्लेक्शन सुनाई देते हैं, उसी को हम इको कहते हैं। देखिए इको, अब क्वेश्चन ये आते हैं कि इको होने के लिए कितना बड़ा रूम होना चाहिए। मतलब ऑब्जर्वर और जो जहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, दीवार हो या फिर माउंटेन हो, जो भी हो, वहाँ पे ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर के जो बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो कितना होना चाहिए। हम सिंपल एक कैलकुलेशन के जरिए ये हम निकालते हैं। देखिए साउंड इधर से इधर जा रहा है तो साउंड का जो वेलोसिटी है वो कितना है, साउंड का वेलोसिटी 332 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आइडियल कंडीशन में। ठीक है, तो एट 0 डिग्री टेम्परेचर में नॉर्मली इससे ज्यादा होता है, लेकिन आइडियल कंडीशन में हम इसको निकालेंगे। ठीक है, आप इधर से जा रहे हैं तो 1/10 सेकेंड, तो 1/10 सेकेंड में साउंड कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, तो इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 3.2 मीटर। इतना डिस्टेंस कवर करेंगे 1/10 सेकेंड में। एक सेकेंड में 332 मीटर जाएगा तो 1/10 सेकेंड में इतना जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहां से कहां है, ऑब्जर्वर से, ये ऑब्जर्वर है और ये रिफ्लेक्टर है, ये गया और आया। तो ये जो डिस्टेंस है बीच का, दोनों का बीच, ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर के दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा इतना मीटर। तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम बोलेंगे 17 मीटर। ठीक है, तब सवाल ये है कि इको सुनाई देने के लिए, इको सुनने के लिए ऑब्जर्वर, यानी कि हम लोग ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए 17 मीटर। इससे कम होगा तो हम लोगों को इको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इससे कम होने से वो साउंड रिफ्लेक्ट होके तुरंत हमारे कान पे आ जाएगा और 1/10 सेकेंड से पहले ही हम उसको हमारे कान में पहुंच जाएगा, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मिनिमम डिस्टेंस होना जरूरी है, वो है 17 मीटर। ओके, फिनोमेना ऑफ साउंड की अगला जो नंबर है हम डिस्कस करेंगे वो है रेजोनेंस। हो गया रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या है, देखिए कि दो सोर्स ऑफ साउंड है, एक सोर्स है, सोर्स 1 और एक सोर्स 2। ठीक है, ये दोनों सोर्स जो है, इस सोर्स से जो साउंड निकल रहा है उसका सब कुछ सेम है, सेम साउंड निकल रहा है। तो ये जब वेव दोनों आपस में टकराएगा तब क्या होगा, तब एक बड़ी एम्पलीट्यूड वाला साउंड क्रिएट होगा। रिजल्टेंट जो वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा साउंड करेगा, इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। सिंपल सी एक जैसे कि समझिए ऐसा सोर्स ऑफ साउंड ये लैब में होता है, लैब में मिल जाएगा आपको। तो फोटो में देख के अलग लग रहा है लेकिन समझ लिए ये आइडेंटिकल है, ये वाला सेम। और इसको हम थोड़ा सा रबर के हैमर से ऐसे मारेंगे तो जो साउंड निकलेगा उस साउंड का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब कुछ सेम होगा। ठीक है, अब दोनों सेम वेव
जब एक साथ टकराएगा, समझो कि इसको हमारे से थोड़ा सा मारा, इसको भी मारा और इसको इससे टच किया, तो ये होने से क्या होगा कि दोनों साउंड के वजह से जो बड़ा एम्पलीट्यूड वाला, अब एम्पलीट्यूड क्या है ये समझ लीजिए, समझे कि इसका और इसका दोनों का ही सेम वेव है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड मतलब ये वाला डिस्टेंस या फिर ये वाला भी बोल सकते हैं, ये वाला एम्पलीट्यूड मतलब विस्तार। एक वेव दोनों तरफ कितना विस्तार होता है, कितना डिस्टेंस जा रहा है, वही उसका एम्पलीट्यूड है। तो इस दोनों वेव जब एक साथ टकराते हैं तब क्या होता है, अगर सब कुछ सेम है तो रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा, और रेजोनेंस का रिजल्टेंट जो वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। ऐसे ऐसे ये हो गया एम्पलीट्यूड, मतलब ये एम्पलीट्यूड हो गया ज्यादा, तब क्या होगा, जोर से बूम करके आवाज होगा, ठीक है। अब देखिए जो डीजे साउंड होता है, म्यूजिक वगैरह, उसमें एक अच्छी तरह से आप सुनोगे तो बीच में बूम बूम एक टाइम डिस्टेंस इंटरवल आवाज होता है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं रेजोनेंस। अब इससे जुड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, वो क्या है, समझिए एक ऑर्डर है कि आर्मी जब मार्च पास्ट करता है ना, तो वो हर जगह जा सकता है मार्च पास्ट करके, इंजीनियरिंग फील्ड में करता है और रास्ते से भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो कभी ब्रिज पर ऊपर मार्च पास्ट करने की ऑर्डर नहीं दिया जाता। पता है क्यों? क्योंकि ब्रिज जो होता है, समझिए ये एक ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज एक नेचुरल वाइब्रेटिंग मोड में है, तो इसका एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो नेचुरल वाइब्रेटिंग मोड में है, और इसके ऊपर जब सोल्जर मार्च पास्ट करते हुए जा रहा है तो सोल्जर का जो मार्च पास्ट होता है लेफ्ट राइट ऐसे होता है, तो एक सीक्वेंस से होता है। अगर इसका जो वाइब्रेशन, इसका जो इसके दबाव दे रहा है, लेफ्ट राइट कर रहा है, और इसका जो नेचुरल वाइब्रेशन ब्रिज का, दोनों एक साथ मिल जाए तो रेजोनेंस क्रिएट हो सकता है। और अगर बाय चांस रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा तो इसमें एक बड़ा सा रिजल्टेंट वेव क्रिएट हो जाएगा जिसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा होगा। और इसका तो कंक्रीट का ढलाई का है, तो अचानक फड़क करके उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा जो इस वेव रिजल्टेंट वेव का, तो ये क्रैश कर जाएगा, टूट सकता है, ठीक है। तो एक एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए इसको ऑर्डर ही नहीं दी जाता कि इसके ऊपर मार्च पास्ट करें। जरूरी नहीं होगा, लेकिन होने का चांस है, तो हम खतरा नहीं ले सकते, इसलिए ऑर्डर नहीं दिया जाता। मार्च पास्ट कहीं और कर ले, कहीं और मतलब फील्ड में, या फिर 26 जनवरी हो तो रेड रोड में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव क्या है, समझे कि दो वेव आ रहा है और यहाँ पे आके टकरा रहा है, ठीक है। अब टकराने के वजह से यहाँ पे एक वेव क्रिएट होता है। ये प्रोग्रेसिव वेव है, ये भी प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव मतलब क्या है, जो चल रहा है वही प्रोग्रेस कर रहा है, वही प्रोग्रेसिव वेव है। लेकिन ये दोनों प्रोग्रेसिव वेव के वजह से, टकराने के वजह से, सुपर इम्पोज करने की वजह से जो इस वेव होता है वो स्टेशनरी वेव होता है, मतलब वो बहुत दूर तक नहीं जाता, यही पे बीच में छोटे सी जगह पे रह जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब क्या है, स्थिर। और आप इसको स्टैंडिंग वेव भी कह सकते हैं, स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। देखिए और एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, समझिए गिटार का जो वेव मतलब वायर होता है, ठीक है, तो इस तरह दोनों साइड में बंधे हुए होते हैं। तो इसको जब अब हिलाएंगे तब क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे वेव क्रिएट होगा। तो ये जो वेव है ये प्रोग्रेसिव, समझे कि इस साइड इधर से इधर जा रहा है, तो अब समझे इसके बीच में ये प्रोग्रेसिव वेव हुआ और यहाँ पे जाके खत्म हो गया, क्योंकि इसमें बांध के रखा है, पॉइंट एंड हो गया। तो ये वेव क्या होगा, ये फिर से इधर आएगा, ठीक है। तो ये जो वेव है इसका लिमिटेशन इसके अंदर ही है, यही पे उसको आना जाना करना पड़ेगा, ये बाहर नहीं जा सकते, ये प्रोग्रेस इससे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव। और इसी की वजह से नोड एंटी नोड होता है और हम उंगली चेंज करके इसका डिस्टेंस कम करते हैं, बढ़ाते हैं। गिटारिस्ट जो प्ले करते हैं इसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ आवाज आते हैं गिटार से।
और एक्सपर्ट ये अच्छी तरह से कर लेता है, ये ही म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो गया। बहुत बढ़िया सर, ये इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ये वाला, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला। देखिए हम अगर समझे कि कोई दिन में अगर कोई एक लाठी रखेंगे तो उसका जो छाया है, इमेज है, वो नीचे पड़ेगा। आप समझिए आप विंडो से बाहर देख रहे हैं, ठीक है, तो विंडो की सोजा सीधा जो एरिया है वही आपको दिखाई देगा, उसकी बाएं तरफ दाहिने तरफ क्या है वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लाइट उधर से आ नहीं रहा है ना हमारे आंखों में, तो कैसे दिखाई देगा। लेकिन साउंड के हिसाब से ऐसा नहीं होगा। अगर आप विंडो या दरवाजे की साइड में कोई इंसान खड़ा है, आप उसका आवाज दे रहे हैं तो उसको सुनाई देगा और तुरंत आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लाइट जब होता है तब ये जो कार्ब वेव है ये फॉलो नहीं कर पाते। लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है, मतलब सीधा, हमेशा सीधा चलते हैं लाइट, ठीक है। एज में लग थोड़ा सा बात है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब समझ लीजिए लाइट हमेशा सीधा चलते हैं। लेकिन साउंड वेव जो है, साउंड वेव क्या होता है, उसका वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ क्या है पता है आप लोगों को? ये तो पता है वेवलेंथ, ये वाला डिस्टेंस जो है इसको हम वेवलेंथ कह सकते हैं, या फिर ये वाला इसको भी वेवलेंथ कहते हैं, ये वाला, ये सब इक्वल है, ठीक है। तो ये वेवलेंथ जो है साउंड का वो लगभग 1 मीटर के आसपास होता है, इससे कम या ज्यादा, ठीक है। तो जब दीवार के इधर से आप आवाज दे रहे हैं उधर की कोई आदमी को, तब समझे कि ये वाला दीवार हो गया, ठीक है। तो इस एज में आप इधर से हो, ठीक है, तो आवाज दे रहे हो, तो यहाँ पे जब साउंड आएगा ना तब ये काट कट जाएगा, ऐसे बक जाएगा, बेंडिंग हो जाएगा। तो बेंड होने से इधर चला जाएगा, तो इधर से जो आदमी खड़ा है दरवाजे के उस पर साइड में, ठीक है, तो उसको सुनाई देगा। तो यही है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। तो साउंड का डिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, लाइट का थोड़ा कम होता है, बहुत कम होता है लाइट का। तो और साउंड का डिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसी वजह से साउंड हमेशा सीधा नहीं चलते, डिफ्रैक्ट होता है। और कार्ब वेव में इधर या फिर इधर अगर सामने कोई ऑब्स्टेकल है तब भी वो ऑब्स्टेकल की उस पर जो है उसको सुनाई देता है, हम उसको आवाज लगा सकते हैं। देखिए अब इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो है डॉपलर इफेक्ट। एक बड़े तरीके से समझा देते हैं कि आप समझो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ साउंड घूम रहा है। तो सोर्स ऑफ साउंड ऐसा कुछ हो सकता है कि समझो कि ये चक्राकार कोई घूम रहा है, या फिर ऑब्जर्वर, आप ये ऑब्जर्वर हो, या फिर ये ट्रेन है तो ट्रेन का मतलब सोर्स ऑफ साउंड हो गया, और ऑब्जर्वर मतलब आप हो गए, तो डिस्टेंस में है, या फिर ऐसे करके बताएंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ऑब्जर्वर, तो सोर्स ऑफ साउंड समझे कि इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आएगा तब इस इंसान को बहुत अच्छी तरह से लाउडली साउंड सुनाई देगा। इसको लगेगा कि ये जो साउंड आ रहा है इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन सोर्स ऑफ साउंड जैसे जैसे इधर आएगा तब इसको लगेगा कि इसकी ये जो सोर्स ऑफ साउंड, जो साउंड मेरे कानों में आ रहा है, जहां से आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, और इधर जाएगा तो लगेगा और भी ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, और फिर से जब इधर आएगा तब लग रहा है इस ऑब्जर्वर को कि सोर्स ऑफ साउंड का जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ रहा है। जब इधर आएगा तो लग रहा है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये जो डॉपलर इफेक्ट है, डॉपलर इफेक्ट तभी होगा जब ऑब्जर्वर और सोर्स ऑफ साउंड मूवेबल होगा, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी में रहेगा। एक स्थिर भी हो सकता है और दूसरा मूव करेगा। एक मतलब एक ही समझ लीजिए कि उन दोनों के बीच एक स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस होना चाहिए, इसी का हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रेन है, ट्रेन व्हिसल देते देते बाहर चला गया, दूर चला गया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसको लगेगा कि इसका फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और अगर ट्रेन इधर से इधर आएगा व्हिसल देते देते, तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये जो सोर्स ऑफ साउंड, ट्रेन का जो आवाज है, व्हिसल का आवाज है, उस ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रहा है, शार्पनेस ज्यादा बढ़ रहा है, पिच ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये जो
अपरेंटली मतलब ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, फ्रीक्वेंसी तो एक ही है क्योंकि सोर्स ऑफ साउंड एक ही है, तो लेकिन ऑब्जर्वर को लग रहा है कि कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। ये जो इफेक्ट है इसको हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। समझ में आया? ठीक है, क्लियर? ये सब है फिनोमेना ऑफ साउंड। अब देखिए, ये दोनों क्लास में जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जितना भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साउंड्स की इस चैप्टर से, ये हम समझा दिए। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसके इन दोनों क्लासेस में जो भी हुआ और एक्स्ट्रा जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसका रिवीजन होगा, क्विक रिवीजन, ताकि वो आप सबको अच्छी तरह से याद रहे। पढ़ना ही काफी नहीं है, उसको याद करना बहुत जरूरी है। अगर याद ही नहीं रहा तो आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो याद रखना बहुत जरूरी है ताकि वो आप इस सवालों का जवाब दे सके, वो भी सही। ठीक है, तब तक जय हिंद।